Hello, my dear student. Welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today, I will discuss the topic electromagnetic induction. Then short name is EMI. तो EMI होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम किस टॉपिक से रिलेट करते हुए स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब हम करंट को जनरेट करते हैं, when electric field generated the current that is called electromagnet. ओके, जब हम किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का फॉर्मेशन देखते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये डिपेंड है दो फैक्टर पर। एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा है लॉज। लॉज में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो लॉज हैं, एक है फैराडे लॉ और दूसरा है लेंज लॉ। फैराडे लॉ बताता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, और लेंज लॉ बताता है किस डायरेक्शन में हुआ है। इट मीन्स जब हम डायरेक्शन की स्टडी करते हैं इंड्यूस्ड करंट का, किसका? इंड्यूस्ड करंट का, तब हम उसे लेंज लॉ में स्टडी करते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन स्टडी अ ब्रांच ऑफ फैराडेज लॉ। ओके, फैराडे लॉ बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं या उनके दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले EMI के टॉपिक को स्टडी करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। EMI जो हमारी टॉपिक है इसे हम दो सेपरेशन में सेपरेट करते हैं। पहला हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, what do you know? Then we can say that the flux is a electric field line passing through a cross section area that is called flux. अभी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मतलब यह होता है जब कोई भी, इट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होते हुए जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ओके, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फ्लक्स का मतलब यही होता है फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो, कितने नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से फील्ड लाइन क्रॉस हो रहे हैं, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा है लॉज बेसिकली टू टाइप से हम इसे डेरिवेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। पहला है फैराडेज लॉ और दूसरा है लेंज लॉ। पहला क्या है? फैराडे लॉ, और दूसरा हमारा है लेंज लॉ। ठीक, पहला फैराडे लॉ, दूसरा लेंज लॉ। फैराडे लॉ में हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को देखने के लिए हम इसे स्टेटमेंट के जरिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसका क्या स्टेटमेंट रहा होगा, आइए हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी कैब बंद करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर B कर सकते हो। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस passing through
passing through on area vector on area vector on area vector draw, या आप कह सकते हो ऑन एरिया वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, पासिंग थ्रू इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सॉरी, पासिंग थ्रू इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ड्रॉ ऑन दैट सरफेस इज कॉल्ड, ड्रॉ ऑन सरफेस is called magnetic flux. ठीक, magnetic flux, it is represented by phi e. Okay, the unit of magnetic flux is a, क्या करेंगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर. Then the magnetic flux, the SI unit of magnetic flux is equal to Tesla meter square. This is the Weber. ओके, WB से रिप्रेजेंट किया जाता है ये टेस्ला मीटर स्क्वायर. अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं हमें क्या जानना है. हमें यह जानना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो, ठीक, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो, इसी को हम कहते हैं, जितने नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होते हैं उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. इसी को फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, अब हम लोग आते हैं लॉज में. फैराडेज लॉ क्या था, लेंज लॉ क्या है, ठीक है. तो आइए हम लोग देखते हैं. अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर होता है, इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है. वो एंगल डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है. और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है. अच्छा, ये बी ए कॉस थीटा क्या होता है और इस पे वेरी क्या क्या करते हैं, इन सब सारे टॉपिक को स्टडी करने के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जब हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास थ्रू करते हैं, क्या करते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through in the direction of cross section area, in the direction of cross section area is a vector. वेक्टर का मतलब किसी एक डायरेक्शन में उसका एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, ठीक है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा तभी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर सर हम, ध्यान से सुनना, अगर सर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया दिया गया है इस डायरेक्शन, इट मीन्स हम इसे ऐसे कर सकते हैं, सर्कल बना के इस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन है वेक्टर ए, और हम मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दें तो क्या इसमें से पास नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. इट मीन्स जब मैग्नेटिक फ्लक्स और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का एंगल एबव द 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री से कम हो या तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तभी क्या,
तभी हमें फ्लक्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा अगर वो 90 डिग्री पर हो गया। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का जो एरिया दिया गया है इस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब यह हुआ सर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जिससे पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझते रहना, कोई नई चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, सारा आपके बुक में है और आप लोग बुक को स्टडी करते रहेंगे। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक, यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का सेंस यहाँ पे सर, जो हमारा एरिया वेक्टर हो दिस डायरेक्शन एंड देन मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, this is the make angle theta, the flux produced is equal to BA cos theta। ओके, ये आपका फॉर्मेशन हो गया किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब हम लोग आते हैं बेटा किस पे आते हैं, अब हम लोग आते हैं लॉज पे। लॉज क्या होता है, अच्छा इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वेरी करता है, किस पे वेरी करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम इसे इरेज करते हैं इस टर्म को, और यहाँ से हम लोग अभी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते रहेंगे। ओके, आइए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यह देखते हैं सर, जो हमारे पास दिया गया है फ्लक्स phi b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, फ्लक्स का मतलब होता है, जब हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 3 कंपोनेंट पर वेरी करता है। इसके 3 कंपोनेंट हैं बी, ए और थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया, देन एरिया एंड द एंगल ऑफ एरिया एंड क्रॉस सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का एंगल, इन तीनों कंपोनेंट पर ये वेरी करता है। अच्छा, जब हम थीटा को, जब हम क्या करते हैं एंगल, इट मीन्स थीटा को इंक्रीज मतलब डिक्रीज, हाँ थीटा को 90 से एबव रखते हैं। क्या रखते हैं, 90 से एबव रखते हैं किसको, थीटा को, तब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली हो जाता है। यही एंगल को अगर हम एंगल ज़्यादा हो 90 डिग्री से, तब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो नेगेटिवली आता है। और यही अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होता है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाने के कारण इनके बीच का जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा फ्लक्स, जब फ्लक्स 90 जब डिग्री क्या मतलब थीटा 90 डिग्री से कम हो, देन फ्लक्स इज इंक्रीज। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फ्लक्स डिक्रीज, और जब एंगल मतलब 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिससे फ्लक्स नो फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं मिलता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखते हैं। अभी हम टॉपिक के बारे में ही स्टडी करना है। हमने देखा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लक्स किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग एंगल को भी कॉपी कर लो और यहाँ के सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से कॉपी करो। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करो बेटा। जी हाँ, सारे टर्म्स EMI जो टॉपिक है, देखो जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको पर्सनली ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि बेटा हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, ध्यान से सुनना, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। क्या पढ़ना है यह मैटर करता है, कि हमें क्या पढ़ना है, बस उतना हमें पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। अगर आप एज ए
नीट स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर यह भी आप समझें कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। क्या पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है। क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, इसमें क्वेश्चन एक दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उन्होंने बोला है कि जब हम किसी कॉइल के पास, जब एक सर्किट ऑफ कॉइल हो उसके पास हम मैग्नेट को लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से उस पर इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिससे ईएमएफ जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, क्या पढ़ना है मैटर नहीं करता, कितना पढ़ना है मैटर नहीं करता। बात समझना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। बात समझ में आ रही है, समझना ध्यान से। हमने क्या बोला, हमने यह बोला कि आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है यह मैटर नहीं करता। क्या बस मतलब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसे उतना बताओ। बात समझ में आ रही है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बस उतना बताओ। आपको क्या आता है, आपने कैसे कैसे उसे सीखा, यह मैटर एग्जाम में नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंटरव्यू में गए हो, ध्यान से सुनना, आप किसी इंटरव्यू में गए हुए हो, वहां पे आपके पास, सपोज करो कि आपके पास पैसे नहीं, आप किसी दूसरे से उधार लेकर के एक कंपनी में इंटरव्यू देने चले गए। बात समझना, एक कंपनी में आप इंटरव्यू देने चले गए, वहाँ पे अब आपको लग रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, यार हमने तो पैसा उधार लेकर के अब बस का किराया दिया है, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कंपनी वाले को इससे मतलब है नहीं, उससे इससे मतलब है कि आप हमारे कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन या नीट का जो एग्ज़ाम है उससे यह मैटर नहीं करता आपने कितने टॉपिक पढ़े हैं, कैसे कैसे पढ़े हैं, आप गरीब हैं अमीर हैं, नहीं मैटर करता। उसे यह मैटर करता है कि आप हमारे बातों को समझ पा रहे हैं या आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। बात समझना, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। आप एग्ज़ाम को पढ़ो। बात समझना, आप एग्ज़ाम को पढ़ो। जब आप एग्ज़ाम को पढ़ने लग जाओगे ना तो कोई ऐसा एंट्रेंस नहीं बना है जो आप न तोड़ सको। भाई नीट, आईआईटी, सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्यों जाते हैं, क्योंकि वो उतना पढ़ते हैं जितना क्वेश्चन पूछता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनते। आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाओ, क्लासरूम में फर्स्ट आओ, इंप्रेशन बनाओ, ये मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि आपने कितना सीखा। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा आप बस जितना पूछ रहा हो उतना पढ़ो। आपके एग्जाम में क्या आएगा उतना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। बात समझना, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह मैटर नहीं करता। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है हमें वही पढ़ना है। तो जो एग्जाम में आने वाला है, जैसे हमने कहा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। यह कहता है, इसका जो घटना होता है, यह जनरेशन ऑफ वोल्ट, वोल्ट को कैसे, मतलब ईएमएफ को कैसे जनरेट किया जाए। तो उसको जनरेट करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे फैराडेज ने अपना ला दिया कि जब आप फ्लक्स को चेंज करते हो तो जब चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। उन्होंने बताया, फैराडेज ने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, उन्होंने कहा ठीक है हमने आपकी बात मान लिया, लेकिन किस डायरेक्शन में करंट हम किधर भेजें। जैसे आप एक कंपनी खोल लिए हो, हमने बोल दिया कि बेटा मुझे 10 बच्चे चाहिए, तो 10 बच्चों की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए कि 10 वैसे पागल आगल भेज दें, आपकी कंपनी को संभाल थोड़ी ना लेंगे। तो उसके लिए आपको उस कंटेंट के बारे में सीखना होगा, क्या चाहिए बस उतना पढ़ना है। बात समझ में आ रही, क्या चाहिए बस उतना हमें पढ़ना है। तो इस हिसाब से हमें उस कंटेंट को एक्सप्लेन करना होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, उन्होंने कहा कि आप हमें 10 आदमी भेज दो। तो फैराडे ने कहा कि चलो हमने दे दिया कि जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा यार किस डायरेक्शन में हो जाएगी, किस टाइप के हो जाएंगे। तो उसको बताने के लिए
एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसको बताने के लिए लेंस आया, जिन्होंने बताया कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पॉजिटिव हो तो हम निगेटिव कर देंगे, निगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देंगे। इसका मतलब कि जो चेंजेस होते हैं उसे कांस्टेंट रखने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिससे कि उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, आओ चलो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ जनरेशन, क्या लिखते हैं हम लोग, द फेनोमेना ऑफ जनरेशन, the phenomenon of generation of EMF in voltage, किसमें, जो घटना जनरेट हो इन वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है, इन अ क्लोज्ड सर्किट, इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक, सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ क्योंकि इससे सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। क्या कह रहा है, द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप फोर्स ही कह सकते हो। क्यों फोर्स कहोगे, क्योंकि उस पर एक फोर्स ही लगेगा तभी उससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब चार्जेस मूव करेंगे और तब हमें वोल्टेज मिलेगा, जिससे हम EMI कहते हैं, EMF ही कहते हैं, EMI नहीं कहते हैं, EMF ही कहते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है, इन अ क्लोज्ड सर्किट ड्यू टू चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द 5B। वो कह रहा है कि जब हम ऐसी घटना देखते हैं जिसके वजह से वोल्टेज का जनरेशन हो और वह एक क्लोज्ड सर्किट में हो, जिससे क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो बेटा, चेंजेस हो। जैसे कई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक क्लोज्ड लूप हो, इसके पास अगर हम मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ में हो पोल में, इसमें इस क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हो, इसका मतलब क्या हुआ सर, एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस हो ना, और इसी जो इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होगा उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इस एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होगा वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इन्होंने कहा है द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ EMF इन अ क्लोज्ड सर्किट ड्यू टू चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार हम इसे ध्यान से देखिएगा, जब हम मैग्नेट को v वेलोसिटी से टूवर्ड द क्लोज्ड सर्किट की तरफ या कॉइल की तरफ हम इसे क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाता है, चेंजेस होता जाता है। सपोज करो मैग्नेटिक फ्लक्स और आगे आ गया तो ये एरिया जितना था ऐसे हो गया, मतलब यहाँ से और नंबर्स ऑफ फ्लक्स क्या हो गए, पासेज होने लगे। यहाँ पे 2 हो रहे थे, अब हमने मैग्नेट को v वेलोसिटी से आगे कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया से और नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो गए, ज़्यादा पास होने लगे। तो यहाँ से क्या हुआ, चेंजेस हो गया। जब इन्हीं फ्लक्स का 1 2 3 फ्लक्स था, अब 1 2 3 4 5 मतलब फ्लक्सेस क्या हो गए, चेंजेस होने लगे। किसके हिसाब से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से फ्लक्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और जब फ्लक्स चेंज होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इसी से एक क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। जब हम नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस क्लोज्ड सर्किट के पास लेके आते हैं तो ये क्या करता है, लेंज ने बताया था इसी के डायरेक्शन को अपोज करता है। अपोज क्यों करेगा, जब यहाँ पे यन हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर n हो जाएगा और यहाँ पे साउथ हो जाएगा, मतलब यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ मिल करके अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, ईएमएफ वो जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा कब, जब हम क्या करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है। इसी ईएमएफ मतलब नॉर्थ टू नॉर्थ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। यहाँ नॉर्थ है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों क्लॉकवाइज होने लगेगा, क्योंकि इसमें एन टाइप शेप बन जाएगा, एन टाइप शेप बन जाएगा, तो इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कब होता है, जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं। फ्लक्स जब चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इसमें क्या होते हैं एक इंड्यूस्ड होता है। क्या इंड्यूस्ड होता है, इफेक्ट, इंड्यूस्ड इन सेंस ऑफ इफेक्ट, टाइप ऑफ फोर्सेस या टाइप ऑफ करंट, डायरेक्शन। ओके, तो इफेक्ट एक क्रिएट करता है इंड्यूस या इंडक्शन आप कह सकते हो। इंडक्शन का मतलब इंडिकेट करता है किसको, करंट के प्रोड्यूस होने का इंडिकेशन देता है, किस डायरेक्शन में है यह डिपेंड करता है फैराडेस लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, तो आइए आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके होंगे या इट मीन्स टॉपिक को एनालिसिस कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये बहुत मायने रखता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, यह सब मैटर नहीं करता। क्या पढ़ना है बस उतना मैटर करता है। बस क्या पढ़ना है उसी को पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखते हैं, फ्लेमिंग के पाम रूल से, हैंड रूल से हम उसे देखते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइट हैंड पाम रूल, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं, ये जो वेरिएशन होता है, हमने क्या देखा, फ्लक्स का जो चेंजेस होता है ये किस पे डिपेंड करता था सर, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, बी को हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। अभी हमने बताया था जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के पास मैग्नेट को लाते हैं, किसको लाते हैं, मैग्नेट को लाते हैं, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से n टू s, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, निकलते हैं ना जी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं। कहाँ से निकलते हैं, इस ऐसे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फ्लो होता है। ओके, इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर हम इसे v वेलोसिटी से क्या करें, मूव कराएं, तो फ्लक्स का चेंजेस होता है, जिसकी वजह से फ्लक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। दूसरा है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए पे भी वेरी करता है। ए पे क्या वेरी करता है, देखिए आइए ए पे कैसे वेरी करता है। ए पे जो वेरी करता है, सपोज करो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। ओके, ध्यान से देखिएगा, और एक एरिया आपको दे दिया गया, एक एरिया दे दिया गया स्क्वायर ना, इसका एल साइड यहाँ से यहाँ तक है, ए भी एल साइड है यहाँ से यहाँ तक, और इतना l/2 है, क्योंकि आधा गया है आधा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ तक हाफ इसमें गया है, मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, हाफ नहीं कर रहा है। ठीक, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, इसी एरिया को, एरिया डिपेंड कैसे करता है, यही मैग्नेटिक क्रॉस सेक्शन एरिया को हम पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जब हम हाफ रखे थे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किस तरह से लाई कर रहा था, तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है सर। ओके, तो बी एरिया कितना हुआ,
लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ हमारा L, ब्रीथ हमारा कितना गया है, हाफ गया है, मतलब L/2, तो L²/2 cos थीटा। इस तरह से अब हमने क्या किया, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को पूरी तरह से या कॉइल को हम पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो इसका जो ए हमारा φB1 और ये हमारा φB2 हो गया। तो B क्रॉस सेक्शन एरिया ए तो L हो गया, ए भी L हो गया, पूरी तरह से यह कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका फुल लेंथ लिया जाएगा, तो L² देन cos थीटा। अब क्या हुआ, पहले हाफ था, अब कितना हो गया, फुल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस हुआ, हाफ से फुल हो गया ना जी, हाफ से 1 हो गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेज हुआ डिपेंड्स ऑन द एरिया, एरिया पे हो गया। अब हम आते हैं एंगल पे बात करते हैं, एंगल पे किस तरह से वेरी करता है, तो एंगल पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है वो किस तरह से करता है। तो एंगल के बारे में हम लोग देखे थे, हम लोग क्या देखे थे सर, एंगल के बारे में हम लोग देखे थे कि जब हम थीटा को 90 डिग्री से कम रखते हैं, 90 डिग्री से कम रखते हैं, थीटा को 90 डिग्री से कम रखते हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब हम थीटा को 90 डिग्री से ज़्यादा रखते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, कम होता है, और जब हम यही 90 डिग्री पर रख देते हैं थीटा को, तब हमारा फ्लक्स 0 हो जाता है। इस तरह से एंगल पर वेरी करता है कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लग रहा आप लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, देखते हैं बेटा, पसीने तो मुंह के अंदर चल जा हैं। लॉज ऑफ EMI। अब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ तक सारी चीज़ें कर लीजिए, अब बहुत अच्छे से कॉपी करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल सिखाएगा हमें किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम हर एक टॉपिक में आपको इंट्रो नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा EMI का इंट्रो देना पड़ा, जो कि एंगल पे कभी भी फ्लक्स वेरी करता है, किस कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया, देन एंगल, तीनों पर वेरी करता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड पे किस तरह से वेरी करता है, एरिया पर किस तरह से वेरी करता है, देन एंगल पे किस तरह से वेरी करता है, हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, कोई नोट्स नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा NCERT बुक को, थोड़ा सा का मतलब यह नहीं हुआ कि एक पेज या आधा पेज नहीं, NCERT बुक को, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करें, सिर्फ रीड करें, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पर, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल पर। ठीक है, तो इनका जो डिपेंडेंसी होती है यह हमें डिफाइंड करता है कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। इसी को फाइंड करने के लिए हम लॉज ऑफ EMI को स्टडी करते हैं, मतलब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ EMI, लॉज ऑफ EMI। ठीक है, तो फर्स्ट लॉज किन्होंने दिया था, फैराडेज ने। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ, फैराडेज लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये फैराडेज लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट में फैराडेज ने क्या कहा था। फैराडेज ने कहा था व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इज मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever आप लोग, हाँ, whenever ही तो लिखा था हमने, whenever there is a change, there is a change, there is a change in magnetic flux, इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में हम जब चेंज करते हैं किसको, लिंकेड विथ अ
coil linked with a coil an EMF is induced. An EMF is induced when an EMF is induced in coil. Then second part में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप चेंजिंग. मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप चेंजिंग. देन EMF इज जीरो. देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट लॉ वेन एवर, जैसा कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसा कि देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसा कि हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है या लिंक्ड होता है किसके साथ, विथ कॉइल के साथ, एन EMF इज इंड्यूस्ड. जब हम एक कॉइल हो जिसके पास हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स N और S क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. कब चेंज होंगे, जब हम मैग्नेट को V वेलोसिटी से इंक्रीज और मतलब पास या दूर लेके जाते हैं, तब इसमें नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी चेंज होगा. जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है विथ कॉइल, इस कॉइल के साथ जितने लिंक होते हैं, मतलब लिंक होकर के बाहर निकलते हैं, एंड EMF इज इंड्यूस्ड, तब इसमें EMF फोर्स यहाँ से यहाँ के बीच में इंड्यूस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉरी इस पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है. ठीक है, अब वो कितना होता है वही बताने के लिए इन्होंने बताया था, फैराडेज ने सेकेंड लॉ में बताया था. आइए हम लोग पहले अभी इसी को देखते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज होना स्टॉप हो जाए, मतलब कि हम मैग्नेट को क्या कर दें, स्टेशनरी रखें, स्टेशनरी एट रेस्ट. जब हम क्या करें, मैग्नेट को रेस्ट में रख दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा इट मीन्स V इक्वल टू जीरो, मतलब V वेलोसिटी ना हो ना, एज ए रेस्ट पर हो जाए. जब रेस्ट पर हो जाएगा तो फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा. किसका, फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा. और जब फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा तब क्या होगा, फ्लक्स स्टॉप चेंजिंग होना स्टॉप हो गया, तब EMF हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड लॉज ऑफ फैराडे. फैराडे का सेकेंड लॉ क्या था तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे. अब हम लोग देखते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ क्या था. ठीक है, तो आप लोग सारी चीज़ें समझते रहें कि क्या हो रहा है हमारे साथ और कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, यह आप डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे. ठीक है, फैराडेज का सेकेंड लॉ, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फैराडेज सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to directly proportional to change of या the rate of change of magnetic flux. क्या बेटा, the rate of change of flux, the rate of magnetic flux, phi b का मतलब होता है change of magnetic flux. The rate of flux linked with the coil,
लिंक्ड विथ कॉयल, ठीक, कॉयल के साथ लिंक्ड होता है। तो इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कहा है ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इन्होंने मैग्नीट्यूड की बात किया हुआ था, कौन, फैराडेज ने मैग्नीट्यूड का बात किया था। उन्होंने बताया था कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस टाइम, ठीक है, उस टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वह डिपेंड करता है ईएमएफ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है। मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लक्स था या चेंजेस था, इन्होंने यह बताया था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी क्लोज्ड कॉइल के पास, सेकेंड, मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कहाँ से आया था, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था कब, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे थे किसी कॉइल के पास ले जा करके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल। और जो कॉइल पे जितने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुए हैं उसी पर डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड, और ये कितना होता है इसी को बताने के लिए फैराडेज ने बताया था। अब आते हैं हम लोग किस डायरेक्शन में हुआ था उसे बताने के लिए आए थे लेंज। लेंज ने यह बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंजेस होने का जो डायरेक्शन है उसे अपोज करे, इट मीन्स अपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज द लेंज लॉज। ओके, अब हम लोग आते हैं लेंज लॉ पे। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं। ओके, तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, एक बार फिर से देख लो। व्हेन ईयर देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के पास जाकर के चेंज हो तो उसमें एक आप कह सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इसे इरेज करते हुए आगे चलते हैं। आगे हमारा आएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहते हैं कि हम जो फैराडेज ने बताया है उसे हम मानते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, भाई साहब आपने बता दिया कि वो डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर, ठीक है। वो फ्लक्स के चेंजेस पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ, बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ना। अब उन्होंने कहा कि किस डायरेक्शन में होगा उसे लेंज ने बताया था। तो आइए हम लोग लेंज के बारे में देखते हैं। लेंज लॉ, ठीक है, लेंज ने बताया था अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यह बताया गया था, आप कह सकते हो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इन्होंने यह क्या बताया था, इन्होंने बताया था गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन्होंने डायरेक्शन बताया था, वही डायरेक्शन की हम लोग स्टडी करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड को लाते हैं तो उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, इनका जो स्टेटमेंट था, इन्होंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होता है, वो अकॉर्डिंग टू, अब हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
अकॉर्डिंग टू दिस, इनके लॉस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है सच दैट इज अपोज, such that which oppose, such that it oppose the cause, it oppose the cause, the cause that produced it, the cause that produced इट। उन्होंने क्या बताया था कि जिसके कारण, ध्यान से सुनना, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा हो, प्रोड्यूस हो, उसी को अपोज करता है, अपोज करता है। किसके कारण था? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी ना जी। अब इसी को अपोज करेगा तो यहाँ निगेटिव लगा दो। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज लेंज एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को लेंज एक्सप्रेशन कहते हैं। हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम इसे लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस के इज कॉन्स्टेंट डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बी। देन यहाँ से हम k की वैल्यू 1 रखा जाता है, k इज द कांस्टेंट वैल्यू 1, इट मीन्स लेंस लॉ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ईएमएफ पे डिपेंड करता है। तो आप लोग यहाँ से लेंज लॉ के बारे में समझ गए हैं। अच्छा, लेंज लॉ क्या करता है? ए माइनस किसको शो कराता है? ए माइनस शो कराता है, अपोज कर रहा है, किसको? ए अपोजेस को शो कराता है, अपोजेस को, अपोजेस को शो करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में शो कराता है, ठीक है। और वहीं से हमें डायरेक्शन मिलता है। और हमें पता है जो हमारा फ्लक्स होता है n नंबर में, n नंबर में, एक नंबर में एक फ्लक्स होता है, तो n नंबर में कितने फ्लक्स होंगे? n फ्लक्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? EMF इज इक्वल टू n माइनस डी, फाई बी को हम लिखते हैं, फाई बी फ्लक्स इज इक्वल टू n फ्लक्स को मतलब पास कर रहा है, तो एन बी, फाई बी की जगह पे हम लोग रखते हैं एन बी ना जी, या एन फाई कुछ भी रख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन फाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में एन कांस्टेंट है, एन पहले आ जाएगा। सॉरी, नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो हम नीचे न लिखते हुए यहाँ पर लिख देते हैं बेटा। देखो, ये जो अपोजिट होते थे, यहाँ से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप लोग यह लिख सकते हो, सर जो ई होता है यह डिपेंड करता है माइनस डी फाई बाई डी टी पर, जो कि हमारा यन, अगर फाई हम लेंगे यन टर्म्स ऑफ सोलेनाइड लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। माइनस में इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये हम लेंज लॉ को एक्सप्रेस करते हैं यहाँ तक। इसके बाद हम लोग यहाँ से अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो हमारा क्वेश्चंस किस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर चुके होंगे, तो नेक्स्ट टर्म में ही हम लोग क्वेश्चन की बात करें या इसी टर्म में, आप लोग जैसा समझें, क्योंकि आज हम लोग लेंज लॉ के बारे में ही स्टडी किए हैं। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।